नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस पर। तो पिछली कक्षा में आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? शायद बर्नौली का प्रमेय ना? बर्नौली का प्रमेय आप लोग पढ़ लिए थे जी। बर्नौली का प्रमेय पढ़ा दिए थे। आज पढ़ाएंगे प्रत्यास्थता, इलेक्ट्रिसिटी, ओ सॉरी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी तन्यता होता है, इसका मतलब। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना? आप सब लोग पढ़ रहे हैं ना? मेहनत से पढ़ते रहिए। फिजिक्स में एक भी प्रश्न कहीं छूटने वाला नहीं है, ठीक है? और तैयारी वो लोग भी करें जिनको भविष्य में तैयारी करना है। जो लोग अभी 1-2 साल सोच रहे होंगे कि अभी नहीं करना है तैयारी, या अभी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, उन लोगों को भी प्रेरित करिए कि अभी से ही तैयारी करें और इस चैनल के साथ तैयारी करिए। आपको संपूर्ण कोर्स कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। बेस कंप्लीट इसमें हमारी कक्षा में बेसिक से लेकर के हायर तक कोई भी पढ़े तुरंत समझ में आएगा। ज़्यादा बैनर पोस्टर वाले हैं नहीं हम, तो बैनर पोस्टर के चक्कर में पढ़ते नहीं है। कंटेंट देते हैं, कंटेंट देखिए। अगर इससे अच्छा कंटेंट कहीं मिलता है तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी परिवर्तन का विरोध करती है। कहने का मतलब यह है कि पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का एक गुण होता है। वह गुण क्या है कि जो कोई भी बाह्य बल उस पर कार्य करेगा पदार्थ पे, तो पदार्थ में परिवर्तन होता है। और अगर वो उस परिवर्तन का विरोध करती है, हमेशा पदार्थ ऐसे तो परिवर्तित नहीं हो जाता है, उस पर बल लगाते हैं, बाह्य बल लगता है तो परिवर्तन का वो विरोध करता है। लेकिन यदि अगर विरोध करती है, नहीं हो पाता विरोध, तथा जैसे ही बल को हटा लिया जाए, मान लीजिए कि बल को हटा लिया गया, पहले दाब दिया गया, बल दिया गया, उसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसे ही बल को हटाया गया वह अपनी पूर्व अवस्था में अगर आ जाए, तो ये क्या है? प्रत्यास्थता है, इलास्टिसिटी है। एग्जाम्पल के लिए, रबड़ की गेंद को दबाइए हाथ से, फिर से अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। छोड़ दीजिए, छोड़िए, फिर अपनी अवस्था। क्या है? इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता है। और इस लगाए गए बल को क्या कहते हैं? जो आप बल लगाते हैं उसको, बाल को या किसी भी चीज को खींचने पर जो दबाते हैं, वो क्या कहलाता है? विरूपक बल कहलाता है। पदार्थ या वस्तु विरूपक बल हटाने के बाद यदि अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आए, तो ऐसे पदार्थ को कौन से पदार्थ कहेंगे? सुघट्य पदार्थ कहेंगे। अब आपने बल लगाया वस्तु पर, पदार्थ पर बल लगा, बल लगाने के बाद उसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकी, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? सुघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मोम होता है, मोम को मसल दीजिए हाथ से, फिर से अपनी अवस्था में आएगी? नहीं आएगी। मिट्टी, गीली मिट्टी हो, सूखी मिट्टी नहीं, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी हो, उसको किसी भी आकार में डाल दीजिए, फिर वो अपनी मूल अवस्था में आएगी? नहीं आएगी। तो ये क्या, कौन सा पदार्थ है? सुघट्य पदार्थ है। यानी जिस पर बल लगाया, बल हटाने के बाद मूल अवस्था में आ गई, तो वो हो गई प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थ। अगर अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाया, बदल गया, तो क्या हो गया? सुघट्य। और
यदि विरूपक बल लगाने पर वह टूट जाए, उसकी परिवर्तन नहीं हुआ, उसके टूटने का मतलब अणुओं का अलग हो जाना, पहले समझिएगा, तो वो क्या कहलाएगा? भंगुर कहलाएगा, भंगुर पदार्थ कहलाएगा। चाक है, चाक को तोड़ दीजिए, उसके अणु बीच से अलग हो गए, आधे इधर आधे उधर, वो क्या है? भंगुर। ठीक, आगे चलते हैं। कोई भी पिंड पूर्ण प्रत्यास्थ या पूर्ण सुघट्ट नहीं होता है। बात को समझिए, कोई भी पिंड या पदार्थ हो, वो ना तो पूर्ण सुघट्ट होगा न पूर्ण प्रत्यास्थ होगा। अगर इसमें आपने बल लगाया है तो कुछ न कुछ तो इसमें परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। या ये पूर्णतः सुघट्ट नहीं है कि सुघट्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको दबा दिए तो उसी अवस्था में रहेगी जिस अवस्था में आप छोड़ दिए बल लगाने के बाद। थोड़ा बहुत परिवर्तन उसके बाद भी होता है। क्या है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्वार्टज होता है, क्वार्टज को सबसे अधिक प्रत्यास्थ माना गया है, और मोम और गीली मिट्टी को क्या माना गया है? सबसे अधिक सुघट्ट। ठीक है, समझ गए? सुघट्ट क्या है, भंजक भंगुर क्या है, प्रत्यास्थ क्या है, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया तो पूछिए। आगे चलते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए विरूपक बल को प्रतिक्रिया बल या प्रतिबल कहते हैं। समझ में आई बात? कह क्या रहा है इसको, ये प्रतिबल की परिभाषा है, समझ लीजिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी मान लीजिए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या है? ए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए विरूपक बल को मान लीजिए F से। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए विरूपक बल, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, को नहीं के है। ठीक है, विरूपक बल के प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या हुआ? प्रतिबल बराबर बल बटे एकांक क्षेत्रफल। क्या है? फोर्स को F बाई ए, ये इसका फार्मूला है, ये लिखा हुआ है फार्मूला इसका। ठीक है, ये प्रतिबल का उदाहरण है कि प्रतिबल वह बल है जिसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए विरूपक बल के प्रतिक्रिया बल को डिनोट करता है। इसी में एक आता है हुक का नियम। हुक का क्या नियम है? ये एग्जाम में सीधे सीधे आता है, कभी कभी फार्मूले पर आता है, कभी कभी सीधे सीधे एक लैंग्वेज में दिया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा में, शिक्षक भर्ती परीक्षा और पेट वगैरह में ये प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। हुक का नियम क्या है? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, इलास्टिसिटी बाउंड्री के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर विकृत प्रतिबल के समानुपाती होता है।
प्रत्यास्थता सीमा के अंदर विकृति जो होती है, कहना ये चाह रहा है कि ये जो प्रत्यास्थता सीमा है, जो आपको हमने बताया कि प्रत्यास्थता जहाँ तक तन्यता होती है, सीधा सीधा समझिए, उस सीमा के अंदर विकृति क्या होती है? किसी पदार्थ पर, किसी पिंड पर बल लगाया आपने, तो उसमें जो रूप परिवर्तन हुआ वही विकृति है। यहाँ पर ये नया शब्द आया है, तो आपको कंफ्यूजन हो तो समझ लीजिए और लिख लीजिए। ये क्या है? किसी पिंड पर या पदार्थ पर लगाए गए बल के बाद जो उसके रूप में परिवर्तन आए, आकार में परिवर्तन आए, उसे विकृति कहते हैं। तो हुक क्या कह रहे हैं कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर विकृति, प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो भी बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, बिगड़ा हुआ है, वो क्या है? प्रतिबल के समानुपाती होता है। तो प्रत्यास्था सीमा बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, यही हुक का नियम है और ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है। इसको याद कर लीजिएगा, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ये बैठा लीजिए। प्रत्यास्था सीमा है एक, उस सीमा के अंदर जो विकृति हुई है वह प्रतिबल के समानुपाती होता है। अब प्रतिबल ऊपर हमने आपको बता दिया कि प्रतिबल क्या है। प्रतिक्रिया बल, विरूपक बल के प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं, एकांग क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट अगला है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या है? द्रव का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है, जिससे वस्तु ऊपर की ओर उठती है, उत्प्लावन बल कहलाता है। इससे वस्तुओं के भार में आभासी कमी होती है, जैसे कुएं में बाल्टी के भार में कमी प्रतीत होना। समझ में आ रही बात? अब इसको ध्यान से समझिए पहले। जैसे कुएं में किसी बाल्टी को डालते हैं, तो कुएं में जब बाल्टी जाती है तो जैसे ही पानी पर पहुंच जाती है, द्रव के अंदर पहुंच जाती है, उसके भार में कमी आ जाती है। तो जब कुएं में जिसके जो है पानी, जो कुएं से पानी भरा है, जिसको जानकारी है, वो रस्सी से जब खींचता है, तो जब तक वो पानी के अंदर है तब तक उसमें जो है भार में कमी रहेगी। जैसे ही वो ऊपर हवा में आएगी, वहां पर उसका भार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यह है उत्प्लावन बल, द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है, यानी द्रव वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिससे वस्तु ऊपर की ओर उठती है। भार में आभासी कमी होती है तो उठना ही हुआ, उत्प्लावन बल कहलाता है। इससे वस्तुओं के भार में आभासी कमी होती है। तो यह है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल के ही आधार पर एक सिद्धांत जारी हुआ, जिसको कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए ध्यान से, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत हुई, वस्तु के भार में आभासी कमी, ये जो वस्तु के भार में आभासी कमी हो रही है द्रव के अंदर, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। क्या होती है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर उसमें आभासी कमी होती है। यानी जितना जल हटा रहा उतना भार के बराबर उसमें आभासी कमी हो रही। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। अगली है एक परिभाषा, घनत्व, डेंसिटी कहते हैं। किसी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसी द्रव के यूनिट वॉल्यूम, निश्चित इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से
तो ये हमने कहा कि जल जो है, ये जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, इसीलिए बर्फ जो है पानी में तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व अधिक है, बर्फ का घनत्व अधिक है, इसलिए उसमें डूब नहीं पाती है। अधिक घनत्व वाले द्रव में वस्तु ज्यादा ऊपर उठती है तथा कम द्रव घनत्व वाले द्रव में वस्तु अपेक्षाकृत कम ऊपर उठती है। यही कारण है कि जब कोई जहाज, पानी वाला जहाज, नदी से सीधा जब समुद्र में उतरता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो जहाज थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व जो है नदी के जल से अधिक होता है। पता है आपको, समुद्र में विभिन्न प्रकार की शुद्धियाँ, लवणीय जल भी होता है समुद्र का, तो उसका डेंसिटी अधिक है। ठीक है, जल घनत्व अधिक है। एक और आपको बता देते हैं, जल घनत्व के बाद आता है वो आपेक्षिक घनत्व क्या है। वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व का अनुपात ही आपेक्षिक घनत्व होता है। क्या कह रहा है कि वस्तु के घनत्व, किसी द्रव का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का घनत्व होता है, उन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया घनत्व। ये देखिए, आपेक्षिक घनत्व वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, यही है घनत्व निर्धारण करने का, आपेक्षिक घनत्व प्राप्त करने का ये फार्मूला है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह एक अनुपात है, ना कि कोई मूल राशि नहीं है, ये केवल अनुपात है। ठीक है ना, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये कहने का मतलब है कि आपेक्षिक घनत्व आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, इतना तो हो गया। अब हमारे ख्याल से इसमें खत्म हो गया। कल पढ़ाते हैं अब दाब, प्रेशर। ठीक है, कल क्या पढ़ाएंगे? प्रेशर पढ़ाएंगे, दाब कल से पढ़ाएंगे। और अब गाड़ी थोड़ा तेजी से चलेगी। ठीक है, आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए हों। पुराने लोग शेयर जरूर करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे कि और ज़्यादा संख्या आपकी बढ़े। लाइव फिर से आपको जो है अभी एक हो सकता है कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको एक क्लास लेंगे, जिसमें कैसे परीक्षाओं में जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाते हुए कैसे एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक अर्जित किए जा सकते हैं। ये बाकी तो पढ़ाई के ऊपर है आपके। ठीक है, लेकिन इसमें जो है फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बता देने से 2-4 अंकों की अधिकता हो जाती है, वो बहुत मायने रखता है कंपटीशन में। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग मेहनत करके तैयारी करते रहिए, बस बहुत जल्द फिजिक्स खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।